हेलो दोस्तों। अब जो है हम सेकेंड यूनिट देखने जा रहे हैं ऑफ टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। जैसे कि क्वेश्चन हमारे सामने है, डिस्कस अबाउट टैक्स प्लानिंग विथ रेफरेंस टू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो अलग अलग बिजनेस के फॉर्म होते हैं उसमें जो है टैक्स प्लानिंग का क्या रोल रहता है, या इसको एक अलग तरीके से भी पूछा जाता है, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस इज गुड फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू। टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो है किस तरीके का यानी किस टाइप का बिजनेस जो है सूटेबल है। यानी टाइप ऑफ बिजनेस में यदि हम बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो सकता है, कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो उसके टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा बिजनेस बेटर रहेगा उस पे हमें लिखना है। तो सबसे पहले अ बिजनेस कैन आइदर बी सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और अ पार्टनरशिप फॉर्म और अ कंपनी। ठीक है। द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू इज वन विच अट्रैक्ट्स मिनिमम टैक्स लायबिलिटी। ऐसा बिजनेस का फॉर्म अच्छा रहेगा जिसमें हमारी टैक्स लायबिलिटी सबसे कम आ रही है, वही जो है अच्छा फॉर्म रहेगा। जैसे कि हम बात करें टैक्स प्लानिंग रिगार्डिंग सोल प्रोपराइटरशिप, यदि हम सिंगल ट्रेडरशिप जहां पे इंडिविजुअल काम करता है बिजनेस को लेके, उससे रिलेटेड यदि टैक्स प्लानिंग करें तो किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा। एन इंडिविजुअल पे टैक्स ऑन टोटल इनकम एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन द बेसिस ऑफ स्लैब सिस्टम। यस, जो इंडिविजुअल है वो टैक्सेस पे करता है, किस पे टैक्स पे करता है, जो भी उसने इनकम अर्न की है उस पे जो है उसे टैक्स भरना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द स्लैब। अभी स्लैब देख लेंगे हम, जो लेटेस्ट स्लैब रहेंगे इनकम टैक्स के उसके अकॉर्डिंग जो भी परसेंटेज रहता है टैक्स का वो देना पड़ेगा। However, he is not entitled to a deduction in computing business income such as remuneration for work done by him, interest on कैपिटल। जैसे कि सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप है तो जब बिजनेस वो चला रहा है तो रेम्यूनरेशन उसको मिलनी चाहिए, जो काम वो कर रहा है सैलरी वगैरह, या इंटरेस्ट मिलता है उसको कैपिटल पे, तो इन पे कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलती है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स लॉस। ठीक है। तो ये एक टैक्स प्लानिंग की जब हम करते हैं रिगार्डिंग द सोल प्रोप्राइटरशिप, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ऑनर को न कि रेम्यूनरेशन का न ही इंटरेस्ट का किसी का भी डिडक्शन नहीं मिलता है। अब जो इनको टैक्स पे करना रहता है वो अकॉर्डिंग टू टैक्स स्लैब जो रेट दी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बजट में पेश होती हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको देना पड़ता है। तो हम टैक्स स्लैब देख लेते हैं फॉर द लेटेस्ट ईयर, कि जिनकी इनकम 2,50,000 तक है वो उनको जो है कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, नील टैक्स। अच्छा, इसमें इंडिविजुअल जिनकी एज जो है 60 तक है, फिर 60 टू 80 तक का ये कॉलम है, और जिनकी एज 80 से ज्यादा है तो भी वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए ये स्लैब है। ठीक है। एक होती है ओल्ड रिजिम और एक जो है गवर्नमेंट लेकर आई है नई रिजिम, नया वे। यदि हम या तो उसको ऑप्ट कर लें, हमें ऐसा लग रहा है तो, और नहीं तो फिर हम इसको ऑप्ट कर सकते हैं। तो ओल्ड रिजिम में यदि देखें 2.5 लाख तक तो कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देन 2,50,000 1 से 3 लाख के तक जो है 5% है 60 ईयर्स तक, और यहाँ पे तो निल है। फिर 3 लाख से 5 लाख के बीच में जो है 5%, यहाँ पे भी 5% और यहाँ पे निल, 80 के लिए कोई नहीं लगेगा। देन 5 to 10 लाख वालों के लिए 20%, 20% एंड 20% सेम। फिर 10 लाख के अबो जिसकी इनकम है उनको 30%, 30%, 30%, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हो। और यदि नया स्लैब नया रीजन हम चूज करते हैं तो 3 लाख तक छूट है, इसमें कोई भी एज ग्रुप हो सकता है ना। फिर 3 लाख टू 6 लाख तक वालों को जो है 5% प्लस टैक्स रिबेट। फिर अप टू 9 लाख जो है 10%, और उसके बाद जो है 12 लाख तक 15%, देन 20% और 30%। अबव 15 लाख यदि हमारी इनकम है तो 30% से जो है हमें टैक्स देना पड़ेगा। ओके, ये हो गया हमारा टैक्स स्लैब। जब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करता है तो वो टैक्स प्लानिंग करेगा कि कितना टैक्स मुझे देना पड़ेगा, तो ये टैक्स स्लैब रहती हैं जिनसे हम टैक्स पे करते हैं। दूसरा हमने ये देखा कि डिडक्शन जो है कोई भी उसको अपनी इनकम पे, जैसे कि वो खुद के काम के लिए यदि कोई सैलरी ले रहा है तो उसको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर इसमें टैक्स डिडक्शन रिगार्डिंग सोल प्रोप्राइटरशिप। अब इसमें और कौन से टैक्स डिडक्शन मिल सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप को, इसकी यदि हम बात करें तो अलग अलग सेक्शंस दिए गए हैं,
उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप वो डिडक्शंस ले सकता है। ठीक है, जैसे कि एटीसी हमने बात की, किस चीजों की वो डिडक्शन नहीं ले सकता है, जो सैलरी उसको खुद को मिल रही है उसके लिए कोई डिडक्शन नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ डिडक्शंस जो वो ले सकता है उसकी बात हम कर रहे हैं। एटीसी के तहत जो है डिडक्शन ले सकता है मैक्सिमम 1,50,000 तक रिगार्डिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम यदि वो पे कर रहा है, या प्रोविडेंट फंड या एनएससी सर्टिफिकेट है जो कि पोस्ट ऑफिस में इशू होता है, सेविंग सर्टिफिकेट होता है ना, या हाउसिंग लोन, ये जो है 1,50,000 तक जो है डिडक्शन ले सकता है, उसमें छूट ले सकता है। ठीक है, ऐसे ही अलग सेक्शंस हैं 80CCC जो कि बोलता है कि मैक्सिमम 1,50,000 तक आप डिडक्शन ले सकते हो यदि आपने पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट किया है तो। ठीक है, लेकिन इन दोनों को मिला के जो है 1,50,000 का डिडक्शन ही होना चाहिए, ये बोलता है सेक्शन 80CCE। ये बोलता है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर 80C एंड 80CC, यानी इन दोनों का बेनिफिट मिला के भी जो है 1,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी दोनों को मिला के जो है 1,50,000 तक का डिडक्शन हम ले सकते हैं यदि दोनों सेक्शंस के अंदर जो है हमारा कंट्रीब्यूशन है तो। ठीक है, फिर 80D की यदि हम बात करें, यस, सेक्शन 80D, ₹25,000 ऑन इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ सेल्फ, खुद की हेल्थ के ऊपर, स्पाउस यानी पार्टनर के, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के ऊपर, या एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम टू ₹50,000 फॉर पेरेंट्स। ठीक है, सेक्शन 80D क्या बोलता है, अगर हेल्थ में हम कुछ खर्चा कर रहे हैं मेडिकल एक्सपेंसेस, तो सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए यानी आपका पार्टनर जो है, और तीसरा डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो है उनके लिए 25,000 तक का आप डिडक्शन ले सकते हैं, और यदि पेरेंट्स हैं और लिविंग सेपरेटली, लिख लीजिए आप यहाँ पे, वो जो है 50,000 रुपए तक का डिडक्शन ले सकते हैं। फिर आगे यदि हम बात करें सेक्शन 80E फॉर इंटरेस्ट पेड रिगार्डिंग लोन फॉर हायर स्टडीज, यदि हायर स्टडीज के लिए लोन लिया गया है तो उस पे जो इंटरेस्ट है उस पे जो है आप डिडक्शन ले सकते हैं, पूरा का पूरा अमाउंट 100%। ठीक है, देन आता है आपका 80G, मैक्सिमम 25% ऑफ टोटल इनकम, या फिर 5,000 रुपीज पर मंथ, विचएवर इज, इनमें से दोनों में से जो कम होगा उतना जो है, यदि आपका हाउस रेंट पे कुछ खर्चा आ रहा है तो उतना डिडक्शन जो है आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं वेरियस डिडक्शंस, बहुत सारे डिडक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो हम एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप को जो है अपनी इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, वो खुद को जो सैलरी के वे में या इंटरेस्ट के, कैपिटल का इंटरेस्ट के वे में दे रहा है उस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन इन सेक्शंस के तहत यदि उसने कहीं अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है तो वो डिडक्शंस का फायदा ले सकता है। ठीक है, ये हो गई सोल प्रोप्राइटरशिप की बात। अब आगे हम बढ़े, ये आती है टैक्स प्लानिंग रिगार्डिंग जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब दोस्तों यहाँ तो आपसे टोटल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर वो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप की टैक्स प्लानिंग के ऊपर बता दो, या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के ऊपर बता दो, ऐसा ही करके पार्टनरशिप के ऊपर। तो जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको वैसा डील करना है, हम सभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की यदि हम बात करें, अ जॉइंट हिंदू फैमिली पे tax on its total income at the prescribed rate on the basis of slab system, जो भी स्लैब सिस्टम रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है उनको टोटल इनकम पे टैक्स पे करना है। अब फैमिली कैन पे रीजनेबल रेम्यूनरेशन टू द कर्ता, फैमिली जो है कर्ता को जो है सैलरी दे सकता है, कर्ता यानी जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको सैलरी मिल सकती है, एंड अदर फैमिली मेंबर्स फॉर देयर सर्विसेज, और दूसरे मेंबर्स को भी मिल सकती है टू द बिजनेस। इट इज अलाउड एज अ डिडक्शन इन कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम। यहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में यदि कर्ता को या उसके मेंबर्स को जो है सैलरी मिल रही है बिजनेस की सर्विसेज के लिए तो उनको जो है डिडक्शन अलाउड है। ओके, यस और नो? और वहीं सोल प्रोप्राइटरशिप में वो चीज अलाउड नहीं थी। ठीक है, हाउएवर
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट डिडक्टेबल इन कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहे सोल प्रोपराइटरशिप हो चाहे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, दोनों में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे जो है डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन सैलरी की बात करें तो सोल प्रोपराइटरशिप में डिडक्शन नहीं मिलेगा, हिंदू अनडिवाइडेड में डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, फिर द मेंबर ऑफ द फैमिली हु रिसीव्ड रेम्युनरेशन फ्रॉम द फैमिली विल इंक्लूड is in his income under the head salaries a Hindu undivided family। ओके, ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे सैलरी है और यहाँ पे उनको डिडक्शन मिल रहा है, तो वो ये बोल रहे हैं कि सैलरी को जो है जब आप इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे टोटल इनकम का, तो उसमें आपको किस हेड में डालना है, टैक्स इनकम को सैलरी हेड में जो है उसको डालना है। ठीक है, यहाँ से डिडक्शन लेना है बट वहां सैलरी हेड में डालना है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि अ हिंदू डिवाइडेड फैमिली इज एंटाइटल्ड टू डिडक्शन फ्रॉम इट्स ग्रॉस टोटल इनकम अंडर सेक्शन 80C, 80D, 80DD, 80TT ए, यानी जो भी सेक्शंस अभी हमने पढ़े उसमें जो है यदि इन्वेस्टमेंट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का तो वो उससे भी डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों को रिवाइज करते हैं हम। सिंगल ट्रेडरशिप या सिंगल प्रोपराइटरशिप की बात करें तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या ऑनर खुद यदि कोई सैलरी ले रहा है तो उसको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाँ, अलग सेक्शंस जो दिए गए हैं यदि उसमें उसका कंट्रीब्यूशन है तो उसमें डिडक्शन मिल सकता है, जो अभी हमने पढ़े। वहीं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो जो सैलरी कर्ता को या उसके मेंबर्स को मिल रही है उनको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, और सैलरी पे जो है डिडक्शन उनको मिल जाएगा, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे उनको भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम हमारे पार्टनरशिप बिजनेस की। प्लानिंग रिगार्डिंग पार्टनरशिप बिजनेस। अब टैक्स प्लानिंग रिगार्डिंग पार्टनरशिप बिजनेस, तो इसमें अ फर्म विल पे टैक्स ऑन इट्स टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर एट द रेट ऑफ 30% इन कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम। जो भी बिजनेस इनकम होगी पार्टनरशिप बिजनेस में, तो उस पे जो है टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 30% से। ओके, लेकिन कुछ डिडक्शंस मिलेंगी, किसको, पार्टनर्स को मिल सकती हैं। द फॉलोइंग पेमेंट्स टू पार्टनर्स आर डिडक्टेबल, है ना। कुछ पेमेंट्स हैं जिन पे पार्टनर को जो है डिडक्शन मिल सकती है। वो कैसी पेमेंट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर लोन गिवन टू द फर्म एट द रेट मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप बट शुड नॉट एक्सीड 12% पर एनम। यस, डिडक्शन मिल सकती है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, किसको, पार्टनर्स को मिल सकती है, लेकिन वो 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, है ना। या तो पार्टनरशिप में जो मेंशन्ड है वो, या फिर 12%, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा डिडक्शन की बात करें, रेम्युनरेशन टू द वर्किंग पार्टनर एज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। जो सैलरी मिल रही है वर्किंग पार्टनर को, उसको उस पे भी डिडक्शन मिल जाएगा, जिसका क्राइटेरिया दिया गया है ऑन फर्स्ट 3 लाख रुपीज ऑफ बुक प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 90%। यानी जो बुक प्रॉफिट हुआ है उसमें से पहले 3 लाख पे 90% निकालेंगे, एंड ₹1,50,000 इनमें से विच एवर इज मोर अ फर्म इज लाइबल टू पे। इससे जो है फर्म जो है लाइबल रहेगी पे करने के लिए। ठीक है, यानी जो रेम्युनरेशन मिल रही है पार्टनर को उसमें से जो है उस पे जो है डिडक्शन मिलेगा, लेकिन उस डिडक्शन का अमाउंट कैसे निकालेंगे कि जो भी बुक प्रॉफिट है, यानी जो भी फर्म का प्रॉफिट है उसके पहले 3 लाख का, यानी पहले 3 लाख का 90% यदि हम निकालें तो कितना आ रहा है, दैट इज 2,70,000। 2,70,000 एंड 1,50,000 विच एवर इज मोर, यानी 2,70,000 पे जो है उसको डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। सरचार्ज चार्ज करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 12% इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़। यदि पार्टनरशिप फर्म बिजनेस की इनकम जो है 1 करोड़ से ऊपर है तो उन्हें सरचार्ज कितना देना पड़ेगा, 12% से। एंड फर्म विल बी लाइबल टू पे हेल्थ एंड एजुकेशन cess 4% on the amount so of the income tax। जो भी टैक्स बन रहा है उस पे 12% सरचार्ज देना पड़ेगा, और 4% जो है एजुकेशन एंड हेल्थ सेस देना पड़ेगा, और 30% टैक्स देना पड़ेगा। और डिडक्शन किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा, किस पे, उसकी रेम्युनरेशन पे, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, जो 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो टैक्स प्लानिंग रिलेटेड टू कंपनी।
कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, है ना। तो इसकी देखें, यदि डोमेस्टिक कंपनी इज लायबल टू पे टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर, कोई भी डोमेस्टिक कंपनी यानी इंडिया की ही होनी चाहिए, वो लायबल है टैक्स पे करने के लिए कितना, टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड्स 400 करोड़ से अगर ज्यादा नहीं है उनका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट, तो 25% जो है 25% से जो है उनको टैक्स देना है। इसके अलावा यदि कुछ और है, एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी है जिसका 4 करोड़ का क्राइटेरिया से एक्सीड कर रहा है, या किसी और टाइप की कंपनी है, तो उसको जो है 30% से पे करना रहेगा। ठीक है। फिर सरचार्ज 7% टैक्सेबल इनकम बिटवीन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़, यदि उनकी इनकम जो है 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो उनको सरचार्ज कितना देना पड़ेगा, 7%। ठीक है। 12% टैक्सेबल इनकम पे सरचार्ज देना पड़ेगा यदि उनका इनकम जो है 10 करोड़ से ऊपर है। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 7%, और 10 करोड़ से ज्यादा है यदि इनकम, तो 12% सरचार्ज जो है देना पड़ेगा। ठीक है। यस दोस्तों, तो यहाँ पे हमने टैक्स प्लानिंग देखा रिगार्डिंग द सोल प्रोपराइटरशिप, है ना। दूसरा हमने देखा पार्टनरशिप की, फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की, और फोर्थ जो देखा हमने कंपनी फॉर्म की डिडक्शंस देखी, जहां पे सोल प्रोपराइटरशिप को जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, या फिर उसको खुद को कोई सैलरी मिल रही तो उस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। बाकी के सेक्शंस में यदि उसका कंट्रीब्यूशन है तो उसमें वो डिडक्शन ले सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ी थी, इसके बाद हमने उसमें ये देखा था कि सैलरी यदि किस कर्ता को या मेंबर्स को मिल रही है उस पर उनको डिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन सैलरी को जो है अंडर हेड सैलरी में उनको डालना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे जो है उनको डिडक्शन जो है उनको भी नहीं मिलेगा। वहीं पार्टनरशिप बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे जो है डिडक्शन मिल जाएगा पार्टनर्स को, या पार्टनर्स ने लोन दिया है तो भी मिल जाएगा, लेकिन वो 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और वर्किंग पार्टनर को यदि रेम्यूनरेशन मिल रही है तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट या 1,50,000 विच एवर इज मोर जो है उस पर डिडक्शन मिल जाएगा। और कंपनी का हमने देखा कि 400 से एक्सीड कर रहा है तो 25%, अदरवाइज 30%, और इसके अलावा सरचार्ज। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट अबाउट टैक्स प्लानिंग विथ रेफरेंस टू लोकेशन, नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो अलग अलग सेक्टर्स में जो है टैक्स रिलीफ मिल सकते हैं, एग्जम्पशंस मिलते हैं, उसके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम फुल्ली एग्जम्प्ट होती है, कहीं पे भी हम बिजनेस करते हैं किसी भी एरिया में करते हैं, अंडर सेक्शन 10(1) है, यदि आपको याद हो पाता है तो बहुत ही अच्छी बात है ना। देन इनकम फ्रॉम न्यूली एस्टेब्लिश्ड यूनिट in special economic zone is exempted up to consecutive 15 assessment years section 10AA। जो सेज है, जो हमें यूनिट थर्ड में भी देखने को मिलेगी, यदि उसमें हमने कंट्रीब्यूशन किया है नए यूनिट्स के वे में, तो 15 सालों तक जो है हमें एग्जाम्पशन मिल सकता है, यानी पहले 5 साल, फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स तक, पहले 5 साल 100%, फिर जो है उसका परसेंट, और फिर उसका परसेंट जो है, तो इस तरीके से एग्जाम्पशन मिलेगा अंडर सेज। देन डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो आपको मिल सकता है अंडर सेक्शन 80IA, जिसमें आपका डिडक्शन होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, या फिर टेलीकॉम सेक्टर में आपने किया है, या फिर किसी पावर जनरेशन में आपने यदि बिजनेस किया है तो आपको डिडक्शन मिल सकती है, छूट मिल सकती है ना। वो डिडक्शंस डिटेल जो है यूनिट 3 में है। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम हाउसिंग प्रोजेक्ट यदि कुछ है तो वो किस सेक्शन में आते हैं, 80IA में आते हैं, और उस पे भी जो है आपको छूट मिल सकती है। ठीक है। तो दोस्तों ये है अलग अलग सेक्टर्स जिनको डिटेल में जो है हम सेक्शन यूनिट 3 में जो है इसकी डिटेलिंग देखेंगे कि किस तरीके का डिडक्शन मिल सकते हैं और कौन कौन एलिजिबल होते हैं और इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। ठीक है। अब हम आगे देखें टैक्स प्लानिंग फॉर हॉस्पिटल्स। यदि हॉस्पिटल से रिलेटेड टैक्स प्लानिंग आपसे पूछी जाती है तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। डिडक्शन रिगार्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी यदि हमारा हॉस्पिटल का कुछ बिजनेस है और उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उसमें डिडक्शन की बात की गई है। If an SSE incurs capital expenditure in respect of business of building
and operating a new hospital anywhere in India with at least 100 beds for patient, he will be entitled to deduct expenditure from income of such business. क्या बोला जा रहा है, यदि कोई पर्सन है वो हॉस्पिटल का बिजनेस जो है स्टेब्लिश किया है, रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ बिल्डिंग की बात की है, या ऑपरेटिंग अ न्यू बिजनेस, न्यू हॉस्पिटल बना रहा है जिसमें 100 बेड्स की फैसिलिटी हो पेशेंट्स के लिए, तो उनको जो है उस एक्सपेंडिचर पे जो है क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा जो है डिडक्शन मिल जाएगा, एंटाइटल टू अ डिडक्शन, उनको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब डिडक्शंस के क्या क्राइटेरिया हैं, कंडीशंस फॉर डिडक्शंस वो देख लेते हैं। इट शुड बी न्यू बिजनेस, नॉट स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिजनेस ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। कोई बिजनेस ऑलरेडी है और उसको आप वापस से बना रहे हैं तो वो इसमें शामिल नहीं होगा, और नया बिजनेस होना चाहिए, बिल्कुल न्यू फॉर्म में हॉस्पिटल बनना चाहिए। बिजनेस शुड बी कमेंस्ड आफ्टर 31/3/2010 के बाद जो है आप बिजनेस को कमेंस कर रहे हैं, यानी स्टार्ट कर रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इट्स ऑपरेशन। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है इनकर्ड हो चुका है जब बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इट्स ऑपरेशन, यानी स्टार्ट हुआ है उसके बाद ही आपने उसके ऊपर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, ये उसकी कंडीशन होनी चाहिए। अमाउंट इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने शो किया है कि आपने ये कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, यानी बुक्स में उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके अलावा आप अकाउंट्स शैल गेट ऑडिटेड, आपका अकाउंट्स जो है ऑडिट किया हुआ होना चाहिए, और रिपोर्ट जो है सबमिट होनी चाहिए टू द आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब क्या बोला गया है, यदि आपका हॉस्पिटल का बिजनेस है तो उस पर डिडक्शन मिल सकती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि 100 बेड्स का बिजनेस होना, हॉस्पिटल होना चाहिए, न्यूली फॉर्म बिजनेस होना चाहिए, कोई पुराना एग्जिस्टिंग बिजनेस को आप वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो नहीं चलेगा। फिर बिजनेस जो है 2010 31/3/2010 के बाद जो है कमेंस होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर उस पर खर्च हुआ होना चाहिए, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ होना चाहिए बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इट्स ऑपरेशन, उसके चालू होने के पहले। फिर अमाउंट इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने उसको शो किया हो कि ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और आपका उसका बुक्स का जो है आपने ऑडिट किया हुआ हो और उसकी रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी हो डिपार्टमेंट को, तो ही जो है आपको उस पर डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही टैक्स प्लानिंग रिलेटेड टू होटल्स देख लेते हैं। टैक्स प्लानिंग फॉर होटल्स, hotels and undertakings engaged in the business of hotel to 2 स्टार 3 स्टार एंड 4 स्टार, या तो 2 स्टार हो सकती है, 3 स्टार या 4 स्टार हो सकती है, कैटेगरी लोकेटेड इन द स्पेसिफाइड एरिया। इफ सच होटल इज कंस्ट्रक्टेड एंड स्टार्टेड फंक्शनिंग बिटवीन 2007 से 2010 के बीच में, यदि उनका फंक्शन चालू हुआ है तो वो डिडक्शन के लिए एलिजिबल है, लेकिन उसकी कंडीशंस हमें देखनी पड़ेगी। डिडक्शंस क्या हैं, 100% of the profits and gains derived from such business for 10 consecutive assessment year। होटल के बिजनेस में जो है आपको 100% डिडक्शन मिल सकती है उसके प्रॉफिट पे 10 सालों तक। ओके, लेकिन उसकी शर्त है कि वो 2 स्टार 3 स्टार या 4 स्टार कैटेगरी में होना चाहिए, स्पेसिफाइड एरिया में जो वो मेंशन करेंगे उसमें। तीसरी कंडीशन जो है वो जो है, यानी ये ऑलरेडी लोग कर चुके होंगे 2007 से 2010 के बीच में जो है उसका कंस्ट्रक्शन हुआ हो, तो जो है आप इसका डिडक्शन का बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है हम हमारा यूनिट सेकंड जो है फिनिश आउट करते हैं। जो हमने क्वेश्चंस पढ़ा नेचर साइज वाला, जिसमें एग्जम्प्टेड इनकम थी एग्रीकल्चर की, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो है मेंशन की गई थी चीजें, या बैकवर्ड एरिया की चीजें हैं, वो जो है हम डिटेल थर्ड यूनिट में हमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, वहां हम उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पे मेनली जो था दैट वाज द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और उनपे जो है किस तरीके का टैक्स प्लान हो रहा है, जैसे कि सिंगल ट्रेडरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देखा हमने, पार्टनरशिप देखा और कंपनी देखा, है ना, इनको किस तरीके की टैक्स डिडक्शंस मिलेंगी। फिर जो है होटल्स एंड हॉस्पिटल्स को भी डिडक्शंस अलाउड है अंडर द वेरियस कंडीशन जो हमने डिस्कस की है। ठीक है, थैंक यू फॉर द सेशन, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में।